सवाल, डायरेक्ट टैक्स बाय प्रत्यक्ष कर। जवाब, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स वह कर होता है जो सीधे उसी व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है जिससे इसे वसूला जाना है। इसका आर्थिक बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे आयकर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कर कॉर्पोरेट टैक्स और संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स। सवाल, रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक पार्टी की आय का विवरण। जवाब, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 4B के तहत प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए अपनी आय का विवरण इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है यदि उनकी कुल आय करमुक्त सीमा से अधिक होती है। राजनीतिक दलों को धारा 13A के अंतर्गत स्वैच्छिक योगदान, चंदे और निवेश से होने वाली आय पर आयकर से छूट मिलती है, बशर्ते वे उचित बही खाते बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए रखें, 20,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक चंदे का रिकॉर्ड रखें और अपने खातों का ऑडिट करवाएं। सवाल, डिफाइन नेटवेल्थ बॉन्ड नेटवेल्थ को परिभाषित कीजिए। जवाब, नेटवेल्थ शुद्ध संपत्ति किसी व्यक्ति, परिवार या कंपनी की कुल वित्तीय स्थिति का पैमाना है। इसकी गणना किसी व्यक्ति या संस्था के पास मौजूद कुल संपत्तियों, एसेट्स के मूल्य में से उनकी कुल देनदारियों या ऋणों, लायबिलिटीज डेट्स को घटाकर की जाती है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, शुद्ध संपत्ति नेटवेल्थ इक्वल्स कुल संपत्ति टोटल एसेट्स घटाव कुल देनदारियां टोटल लायबिलिटीज। सवाल, व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न बाय विलंबित विवरणी क्या है? जवाब, विलंबित विवरणी बिलेटेड रिटर्न वह आयकर विवरणी इनकम टैक्स रिटर्न है जिसे आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निर्धारित अंतिम तिथि ड्यू डेट के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद दाखिल किया जाता है। भारतीय आयकर कानून की धारा 139(4) के तहत कोई भी करदाता संबंधित निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर के समाप्त होने से पहले या कर निर्धारण असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, अपनी विलंबित विवरणी दाखिल कर सकता है। हालांकि विलंबित विवरणी दाखिल करने पर करदाता को धारा 234(f) के तहत लेट फीस, विलंब शुल्क और ब्याज देना पड़ सकता है और वह कुछ नुकसानों लॉसेस को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड स्थानांतरित नहीं कर पाता है। सवाल, ग्रॉस सैलरी संपूर्ण वेतन सकल वेतन। जवाब, ग्रॉस सैलरी सकल वेतन वह कुल राशि होती है जो किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के बदले में किसी भी प्रकार की कटौती जैसे प्रोविडेंट फंड, टैक्स या बीमा करने से पहले दी जाती है। इसमें मूल वेतन बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता DA, मकान किराया भत्ता HRA, अन्य भत्ते, बोनस और ओवरटाइम का भुगतान शामिल होता है। टैक्स और अन्य वैधानिक कटौतियां इसी राशि पर की जाती हैं। सवाल, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसीट्स। कॉमेंट, बाइट आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला नहीं। टीका करें। जवाब, यह कथन पूर्णतः सत्य है कि आयकर इनकम टैक्स किसी व्यक्ति को होने वाली आय इनकम पर लगाया जाता है, न कि उसकी हर प्रकार की प्राप्ति रिसीट पर। आयकर कानून के अनुसार हर प्राप्ति को आय नहीं माना जा सकता, इसलिए प्राप्तियों और आय के बीच अंतर को समझना जरूरी है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। 1. सभी प्राप्तियां आय नहीं होती। एक करदाता को अपने जीवन में कई प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन ऋण लेता है, अपने मित्र से उधार लेता है या अपनी कोई निजी कार बेचता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है, लेकिन ये उसकी आय नहीं है क्योंकि ये उसकी कमाई या लाभ नहीं है। 2. पूंजीगत प्राप्तियां बनाम आयगत प्राप्तियां। आयकर केवल आयगत प्राप्तियों रेवेन्यू रिसीट्स पर लगता है, जब तक कि कानून में किसी पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसीट पर टैक्स लगाने का विशेष प्रावधान जैसे कैपिटल गेन टैक्स न हो। उदाहरण के लिए, उपहार में मिली कुछ राशियां या वसीयत में मिला धन प्राप्ति तो है, लेकिन हर परिस्थिति में टैक्स योग्य आय नहीं है। 3. कटौतियां और छूट। प्राप्ति वह कुल राशि होती है जो आपके हाथ में आती है, जबकि आय की गणना उस प्राप्ति में से उसे कमाने के लिए किए गए जरूरी खर्चों, अलाउंस और सरकारी छूटों को घटाने के बाद की जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी को माल बेचने पर जो कुल पैसा मिलता है वह उसकी प्राप्ति ग्रॉस रिसीट है, लेकिन उसमें से माल की लागत और दुकान के खर्च घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ बचता है वही उसकी आय इनकम कहलाती है और टैक्स केवल इसी शुद्ध लाभ पर लगता है। निष्कर्ष के रूप में आयकर विभाग आपकी हर एक वित्तीय प्राप्ति पर टैक्स नहीं वसूलता,
बल्कि आयकर अधिनियम के नियमों के तहत जो राशि आय की परिभाषा में आती है और कर योग्य सीमाओं को पार करती है, केवल उसी पर टैक्स लगाया जाता है। सवाल: What are the tests to determine the residential status of an individual? बटान किसी व्यक्ति की निवास स्थिति का निश्चय करने के लिए सिद्धांत क्या है? जवाब: भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी सवाल: What are the tests to determine the residential status of an individual? बटान किसी व्यक्ति की निवास स्थिति का निश्चय करने के लिए सिद्धांत क्या है? जवाब: भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी व्यक्ति की निवास स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण करने के लिए कुछ निश्चित नियम और शर्तें टेस्ट्स बनाई गई हैं। किसी व्यक्ति की निवास स्थिति को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. निवासी और साधारण निवासी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। और 2. निवासी लेकिन असाधारण निवासी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट -RNOR। 3. अनिवासी, नॉन रेजिडेंट -NR। निवास स्थिति का निर्धारण करने के सिद्धांत और शर्तें इस प्रकार हैं। 1. आधारभूत शर्तें, बेसिक कंडीशंस धारा 6(1). किसी व्यक्ति को भारत का निवासी रेजिडेंट बनने के लिए निम्नलिखित 2 शर्तों में से कम कोई भी एक शर्त पूरी करनी होगी। अ. वह संबंधित गत वर्ष प्रीवियस ईयर में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में रहा हो। ब. वह संबंधित गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और उस गत वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक समय भारत में रहा हो। नोट: भारतीय नागरिक जो रोजगार के लिए विदेश जाते हैं या भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में बाहर जाते हैं अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत दौरे पर आते हैं, उनके लिए 60 दिन वाली शर्त लागू नहीं होती। उन्हें निवासी बनने के लिए केवल 182 दिन वाली शर्त ही पूरी करनी होती है। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों में से एक भी आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता तो वह सीधे अनिवासी नॉन रेजिडेंट मान लिया जाता है। 2. अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस धारा 6(6). यदि कोई व्यक्ति ऊपर दी गई आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करके भारत का निवासी बन जाता है, तो यह तय करने के लिए कि वह साधारण निवासी है या असाधारण निवासी, उसे निम्नलिखित दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होंगी। अ. वो संबंधित गत वर्ष से ठीक पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रेजिडेंट के रूप में रहा हो। ब. वह संबंधित गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में रहा हो। अंतिम निष्कर्ष: निवासी और साधारण निवासी ROR जो कम से कम एक आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है। निवासी लेकिन असाधारण निवासी RNOR जो कम से कम एक आधारभूत शर्त तो पूरी करता है लेकिन दोनों अतिरिक्त शर्तें या उनमें से कोई एक पूरी नहीं करता। अनिवासी ऑन NR जो एक भी आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता। सवाल: What do you mean by perquisites? Discuss the tax-free perquisites. बाइटार अनुलाभ से आप क्या समझते हैं? कर मुक्त लाभों की विवेचन कीजिए। जवाब: आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में अनुलाभ परक्विजिट्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुलाभ से आशय, मीनिंग ऑफ परक्विजाइट्स। अनुलाभ परक्विजाइट्स या पर्क से आशय उन अतिरिक्त लाभों, सुविधाओं या सुविधाओं के नकद मूल्य से है जो एक नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा अपने कर्मचारी एम्प्लॉई को उसके मूल वेतन, सैलरी और नकद भत्तों अलाउंसेस के अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं। अनुलाभ आमतौर पर नकद में न देकर सुविधाओं के रूप में दिए जाते हैं, जैसे रहने के लिए मुफ्त मकान, कार की सुविधा, मुफ्त भोजन आदि। लेकिन यदि नियोक्ता कर्मचारी द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत खर्च का भुगतान सीधे करता है तो उसे भी अनुलाभ माना जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों को परिभाषित किया गया है। कर मुक्त अनुलाभ, टैक्स फ्री परक्विजाइट्स। आयकर अधिनियम के तहत कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जिन पर कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होता है, चाहे वह किसी भी श्रेणी का कर्मचारी हो। मुख्य कर मुक्त अनुलाभ निम्नलिखित हैं। 1. चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज। नियोक्ता द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में कर्मचारी या उसके परिवार का मुफ्त इलाज। सरकारी अस्पताल या आयकर मुख्य आयुक्त द्वारा स्वीकृत अस्पताल में इलाज पर किया गया खर्च। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए चुकाया गया स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम। 2. रिफ्रेशर कोर्स या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। कर्मचारी के कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए नियोक्ता द्वारा उसके प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स पर किया गया खर्च पूर्णतः करमुक्त होता है। 3. कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स।
नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपयोग के लिए दिए गए लैपटॉप, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्वामित्व हस्तांतरण के बिना पूरी तरह करमुक्त होते हैं। 4. कार्यालयीन उपयोग के लिए टेलीफोन, मोबाइल फोन। कर्मचारी के निवास स्थान पर नियोक्ता द्वारा लगवाए गए टेलीफोन या मोबाइल बिलों का भुगतान या रीइम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति करमुक्त होता है। 5. मुफ्त भोजन और गैर मादक पेय, फ्री फूड एंड बेवरेजेस। कार्यालय समय के दौरान कार्यस्थल पर मिलने वाली चाय, कॉफी या नाश्ता, नियोक्ता द्वारा दिए गए खाने के कूपन जैसे सोडेक्सो, जो प्रति भोजन 50 रुपये तक मूल्य के हों। 6. मनोरंजन या खेलकूद की सुविधाएं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। नियोक्ता द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के लिए सामूहिक रूप से प्रदान की गई खेलकूद, क्लब या मनोरंजन की सुविधाएं। 7. नियोक्ता के स्वयं के उत्पादों पर दी गई छूट, गुड्स एट कंसेशन। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अपने ही उत्पाद रियायती दरों पर बेचता है तो एक निश्चित सीमा तक वो लाभ कर मुक्त होता है। 8. ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के सामूहिक बीमा, ग्रुप इंश्योरेंस या दुर्घटना बीमा नीति के लिए चुकाया गया प्रीमियम। 9. कार्यालय के काम के लिए वाहन, कन्वेंस फैसिलिटी। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को घर से कार्यालय आने और कार्यालय से घर जाने के लिए दी गई मुफ्त बस या कार, कैब की सुविधा। 10. अवकाश यात्रा रियायत, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC। निर्धारित शर्तों के अधीन भारत के भीतर कर्मचारी और उसके परिवार की यात्रा के लिए मिलने वाली सहायता राशि एक निश्चित सीमा तक करमुक्त होती है। सवाल: Define previous year. How previous year will be determined in different conditions of an accounting year by the assessee? By type गत वर्ष की परिभाषा दीजिए। करदाता द्वारा अपनाए जाने वाले लेखा वर्ष से विभिन्न परिस्थितियों में गत वर्ष कैसे निर्धारित किया जाएगा? जवाब: आयकर कानून में गत वर्ष प्रीवियस ईयर की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष कमाई गई आय पर अगले वर्ष टैक्स लगाया जाता है। 1. गत वर्ष की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार गत वर्ष से आशय संबंधित निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर से है। सरल शब्दों में, जिस वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में करदाता द्वारा आय अर्जित की जाती है, कमाई जाती है, उसे गत वर्ष या आय वर्ष कहा जाता है। इसके ठीक अगले वर्ष को, जिसमें उस आय पर कर की गणना और भुगतान किया जाता है, निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान निर्धारण वर्ष 2026-27 है तो इसके लिए गत वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि होगी। 2. विभिन्न परिस्थितियों में गत वर्ष का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इन डिफरेंट कंडीशंस। अतीत में करदाता को अपनी सुविधानुसार अलग अलग लेखा वर्ष, जैसे दीपावली से दीपावली, कैलेंडर वर्ष, जनवरी से दिसंबर या सहकारी वर्ष रखने की छूट थी, लेकिन अब आयकर अधिनियम के तहत सभी करदाताओं के लिए एक समान वित्तीय वर्ष, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है। करदाता द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापार या आय के स्वरूप के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में गत वर्ष का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होता है। क. स्थापित व्यापार, व्यवसाय या अन्य स्रोतों से आय की स्थिति में, यदि करदाता का व्यापार या आय का साधन पहले से चला आ रहा है तो उसका गत वर्ष हमेशा चालू निर्धारण वर्ष से ठीक पहले आने वाला पूर्ण वित्तीय वर्ष 12 महीने की अवधि होता है। ये अनिवार्य रूप से 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। करदाता चाहे अपनी बहियों में कोई भी लेखा वर्ष रखे, टैक्स के लिए उसे इसी 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि की आय का विवरण देना होगा। ख. नए स्थापित किए गए व्यापार या व्यवसाय की स्थिति में, यदि कोई करदाता गत वर्ष के बीच में कोई नया व्यापार या पेशा शुरू करता है तो उसका पहला गत वर्ष पूरे 12 महीने का नहीं होता। इस स्थिति में गत वर्ष शुरुआत जिस तिथि को व्यापार या व्यवसाय स्थापित शुरू किया गया है उस तिथि से होता है, अंततः उसी वित्तीय वर्ष की आने वाली 31 मार्च को होता है। उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2025 को नया व्यापार शुरू किया तो उसका पहला गत वर्ष 15 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि लगभग 5.5 महीने का ही होगा। ग. आय का नया स्रोत अस्तित्व में आने की स्थिति में, यदि किसी करदाता के पास आय का कोई नया स्रोत, जैसे नई नौकरी, नया मकान किराए पर देना या अचानक मिला कोई लॉटरी का इनाम पहली बार अस्तित्व में आता है तो उस स्रोत के लिए गत वर्ष शुरुआत जिस तिथि को वो नया आय का स्रोत पहली बार पैदा या अस्तित्व में आया है, अंततः उसी वित्तीय वर्ष की आगामी 31 मार्च को होता है। 3. सामान्य नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल।
सामान्य नियम यह है कि गत वर्ष की आय पर टैक्स अगले निर्धारण वर्ष में लगता है, लेकिन आयकर अधिनियम में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी बताई गई हैं जहां गत वर्ष की आय पर उसी गत वर्ष में ही टैक्स लगा दिया जाता है, यानी यहां गत वर्ष और निर्धारण वर्ष एक ही हो जाते हैं। ये अपवाद निम्नलिखित हैं। अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, धारा 172। यदि किसी अनिवासी का जहाज भारत के बंदरगाह से माल या यात्री लेकर रवाना होता है तो जाने से पहले उसे अपनी आय पर उसी समय टैक्स चुकाना होता है। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, धारा 174। यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है और उसके वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है तो चालू वित्तीय वर्ष की उसकी आय पर उसी वर्ष टैक्स ले लिया जाता है। कर बचाने के उद्देश्य से बनाई गई संस्थाएं, धारा 174A। यदि किसी व्यक्ति समूह या संस्था का गठन किसी बहुत कम अवधि के उद्देश्य के लिए किया गया है और वह जल्द समाप्त होने वाली है तो उसकी आय पर उसी वर्ष टैक्स लगता है। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, धारा 175। यदि कोई करदाता टैक्स से बचने के लिए अपनी संपत्ति किसी और के नाम ट्रांसफर करने की कोशिश करता है तो चालू वर्ष की आय पर तुरंत टैक्स लगा दिया जाता है। व्यापार बंद होने पर, धारा 176। यदि कोई व्यापार या व्यवसाय चालू वर्ष के दौरान स्थायी रूप से बंद हो जाता है तो बंद होने की तिथि तक की आय पर उसी वर्ष टैक्स वसूल किया जा सकता है। सवाल: What is agricultural income? What are its kinds? Explain with the help of suitable examples. Upon कृषि आय क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए। जवाब: भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। धारा 10(1) के अनुसार भारत में होने वाली शुद्ध कृषि आय पूरी तरह से कर मुक्त, टैक्स फ्री होती है। हालांकि कर की दर निर्धारित करने के लिए इसे गैर कृषि आय के साथ शामिल किया जाता है। पार्शियल इंटीग्रेशन। 1. कृषि आय का अर्थ, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) के तहत कृषि आय को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई भी आय कृषि आय तब मानी जाती है जब वह निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करती हो। आय भारत में स्थित भूमि से होनी चाहिए। उस भूमि का उपयोग अनिवार्य रूप से कृषि कार्यों, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। आय प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्रियाओं या कृषि भूमि से जुड़ी होनी चाहिए। कृषि क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी ऑपरेशंस, भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना आदि। सहायक क्रियाएं, सेकेंडरी ऑपरेशंस, फसल कटने के बाद उसे बाजार योग्य बनाना, जैसे निराई, गुड़ाई, कटाई और छंटाई। यदि प्राथमिक क्रियाएं नहीं की गई हैं तो केवल सहायक क्रियाओं से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जा सकती। 2. कृषि आय के प्रकार, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। आयकर अधिनियम के अनुसार कृषि आय मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है कि भूमि से प्राप्त किराया या राजस्व, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। यदि कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को खेती करने के लिए किराए पर देता है तो उस भूमि के बदले मिलने वाला किराया या राजस्व कृषि आय कहलाता है। उदाहरण: राम के पास गांव में 5 एकड़ खेती की जमीन है। उसने वो जमीन श्याम को खेती करने के लिए 50,000 रुपये वार्षिक किराए पर दे दी। राम को मिलने वाला ये 50,000 रुपये का किराया कृषि आय माना जाएगा। ख. कृषि कार्यों से होने वाली आय, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। जब भूमि का मालिक या उसे किराए पर लेने वाला व्यक्ति, काश्तकार, स्वयं भूमि पर खेती करता है और फसलों को उगाकर बेचता है तो उससे होने वाला शुद्ध लाभ कृषि आय होता है। उदाहरण: एक किसान अपने खेत में गेहूं, चावल या दलहन की खेती करता है और फसल को बाजार में बेचकर 2 लाख रुपए कमाता है। यह उसकी शुद्ध कृषि आय है। ग. उपज को बाजार योग्य बनाने वाली प्रक्रिया से आय, इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। कई बार कटी हुई फसल को सीधे बाजार में नहीं बेचा जा सकता, उसे बेचने योग्य बनाने के लिए कुछ बुनियादी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे सुखाना, थ्रेसिंग या छिलका उतारना। ऐसी प्रक्रियाओं से होने वाली आय भी कृषि आय का हिस्सा होती है। उदाहरण: तंबाकू के पत्तों को तोड़ने के बाद उन्हें सुखाना या जूट के पौधों को पानी में भिगोकर उसके रेशे अलग करना ताकि वे बाजार में बिक सकें। इस प्रक्रिया को करने से मूल्य में जो वृद्धि होती है वह कृषि आय है। घ. उपज को बेचने से होने वाली आय, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। कृषि उपज को पैदा करने वाले या किराए के रूप में उपज प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा जब उस फसल को सामान्य बाजार में या अपनी ही किसी दुकान पर बेचा जाता है तो उससे होने वाली आय कृषि आय होती है। उदाहरण: एक किसान अपने खेत में उगाई गई गन्ने की फसल को सीधे चीनी मिल को बेच देता है तो उससे प्राप्त राशि कृषि आय होगी। ग. कृषि फार्म हाउस या मकान से आय,
इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। यदि कृषि भूमि पर या उसके बिल्कुल पास कोई मकान इमारत बनी है जिसका उपयोग किसान रहने के लिए स्टोर रूम के रूप में या आउटहाउस के रूप में करता है, तो उस मकान से होने वाली आय, यदि कोई हो, कृषि आय मानी जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि वह भूमि ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र के भू राजस्व के दायरे में आती हो। उदाहरण, खेत में बना एक गोदाम जिसका उपयोग किसान अपनी कटी हुई फसल और खादों को सुरक्षित रखने के लिए करता है। 3. आंशिक कृषि आय, पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम। विशेष उदाहरण, कुछ आय ऐसी होती हैं जो आंशिक रूप से कृषि और आंशिक रूप से व्यावसायिक बिजनेस होती हैं। इनमें टैक्स लगाने के लिए नियमों के तहत एक निश्चित प्रतिशत तय किया गया है। चाय के उत्पादन और निर्माण से आय 60% कृषि आय करमुक्त और 40% व्यावसायिक आय टैक्स योग्य। कॉफी उगाने और संसाधित करने से आय 75% कृषि आय और 25% व्यावसायिक आय। रबर के उत्पादन से आय 65% कृषि आय और 35% व्यावसायिक आय। 4. गैर कृषि आय के उदाहरण। व्हाट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। भ्रम से बचने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि भूमि से जुड़ी होने के बावजूद निम्नलिखित आय को कृषि आय नहीं माना जाता। मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग से आय। तालाब में मछली पालन, फिशरीज से होने वाली आय। स्वतः उग आने वाले जंगलों या पेड़ों की लकड़ी बेचने से आय, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रियाएं यानी मेहनत नहीं की गई। ईंट के भट्ठों के लिए मिट्टी देने से होने वाली आय। सवाल, What is meant by emergency assessment? Under what circumstances can such assessment be made? बार आपातकालीन कर निर्धारण का क्या तात्पर्य है? ऐसा कर निर्धारण किन परिस्थितियों में किया जाता है? जवाब। 1. आपातकालीन कर निर्धारण का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ इमरजेंसी असेसमेंट, एक्सेलरेटेड असेसमेंट। आयकर अधिनियम का ये सामान्य नियम है कि एक गत वर्ष प्रीवियस ईयर में कमाई गई आय पर टैक्स उसके अगले वर्ष यानी निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर में लगाया जाता है। परंतु आपातकालीन कर निर्धारण, इमरजेंसी असेसमेंट या एक्सेलरेटेड असेसमेंट इस सामान्य नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। इसका तात्पर्य उस विशेष प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी, असेसिंग ऑफिसर, किसी करदाता की आय पर अगले वर्ष का इंतजार किए बिना उसी गत वर्ष करंट फाइनेंशियल ईयर में ही तुरंत टैक्स का निर्धारण और वसूली कर लेता है। ऐसा तब किया जाता है जब सरकार को यह आशंका होती है कि यदि अगले वर्ष तक का इंतजार किया गया तो करदाता से टैक्स वसूलना असंभव हो जाएगा या राजस्व रेवेन्यू को भारी नुकसान होगा। 2. आपातकालीन कर निर्धारण की परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस फॉर इमरजेंसी असेसमेंट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में ही आपातकालीन कर निर्धारण किया जाता है। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की स्थिति में, पर्सन्स लीविंग इंडिया। यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत छोड़कर जा रहा है और उसका निकट भविष्य में वापस लौटने का कोई इरादा या संभावना नहीं है, तो भारत छोड़ने की तिथि तक उसकी कमाई गई आय पर उसी वर्ष तुरंत टैक्स लगा दिया जाता है। कर बचाने के लिए संपत्ति हस्तांतरण की आशंका होने पर पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। यदि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति टैक्स के भुगतान से बचने या अपनी देनदारी से भागने के उद्देश्य से अपनी संपत्तियों को बेचने, ट्रांसफर करने या ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी आय पर तुरंत आपातकालीन कर निर्धारण लागू किया जाता है ताकि सरकारी बकाया सुरक्षित रहे। अल्प अवधि के लिए गठित संस्थाओं की स्थिति में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। यदि किसी विशेष उद्देश्य, मेले, प्रदर्शनी या बहुत कम समय के प्रोजेक्ट के लिए व्यक्तियों का कोई समूह AOPBOI गठित किया गया है और वह चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ही समाप्त होने वाला है, तो अधिकारी उनके बंद होने से पहले ही उसी वर्ष टैक्स का निर्धारण कर देता है। व्यापार या व्यवसाय स्थायी रूप से बंद होने पर, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। यदि कोई व्यापार, पेशा या व्यवसाय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो उस वर्ष की शुरुआत से लेकर व्यवसाय बंद होने की तारीख तक की आय पर अगले साल का इंतजार किए बिना उसी वर्ष टैक्स वसूला जा सकता है। अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। यदि कोई विदेशी या अनिवासी व्यक्ति जहाज से भारत के बंदरगाह से माल, पशु, डाक या यात्रियों को लेकर रवाना होता है, तो जहाज के भारत छोड़ने से पहले ही उस यात्रा से हुई आय पर तुरंत टैक्स निर्धारित कर वसूल कर लिया जाता है। सवाल, राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। भारत में आयकर विधान के इतिहास पर एक निबंध लिखिए। जवाब। भारत में आयकर विधान का इतिहास। एक निबंध। प्रस्तावना।
किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के संचालन और विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और कर, टैक्स, इसका सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आयकर इनकम टैक्स का इतिहास बहुत प्राचीन, रोचक और क्रमिक विकास का परिणाम है। आधुनिक समय में जो आयकर कानून हम देखते हैं, उसकी जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन टैक्स लगाने की व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं थी। 1. प्राचीन काल में कर व्यवस्था। भारत में कर लगाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका प्रामाणिक विवरण हमें आचार्य चाणक्य, कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को व्यापारियों और किसानों की आय के आधार पर न्यायसंगत कर लगाना चाहिए ताकि प्रजा पर अत्यधिक बोझ न पड़े। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत ही व्यवस्थित कर नीति का उल्लेख था, जहां आय और लाभ के अनुसार अलग अलग दरें तय थीं। चाणक्य का एक प्रसिद्ध कथन है, राजा को प्रजा से कर उसी प्रकार वसूलना चाहिए जैसे भंवरा फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना उनका रस चूस लेता है। 2. भारत में आधुनिक आयकर की शुरुआत 1860। भारत में आधुनिक आयकर की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासन को जाता है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। इस वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश सरकार के पहले वित्त सदस्य सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार आयकर अधिनियम पेश किया। इस शुरुआती कानून में आय को 4 भागों में बांटा गया था। 1. भूमि की संपत्ति से आय। 2. व्यापार और पेशे से आय। 3. प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज से आय। और 4. वेतनों तथा पेंशन से आय। ये कर अस्थायी तौर पर केवल 5 वर्षों के लिए लगाया गया था, जिसे बाद में समय समय पर बदला गया। 3. आयकर अधिनियम 1886। विभिन्न संशोधनों और प्रयोगों के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1886 में एक पूर्ण और व्यवस्थित आयकर अधिनियम पारित किया। यह कानून भारत में लंबे समय तक लागू रहा। इस अधिनियम के तहत आय को 4 मुख्य श्रेणियों शेड्यूल में विभाजित किया गया। 1. वेतनों से आय, सैलरीज। 2. कंपनियों के शुद्ध लाभ पर कर, नेट प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। 3. प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 4. आय के अन्य स्रोत, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। इस अधिनियम में कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम को कर के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया था, जो आज भी भारत में लागू है। 4. आयकर अधिनियम 1918 और 1922। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के कारण ब्रिटिश सरकार के खर्च बहुत बढ़ गए, जिसके कारण कर ढांचे में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। 1918 का अधिनियम, इस कानून के तहत पहली बार चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष का निर्धारण करने की शुरुआत की गई और कुल आय की गणना के तरीकों को और सुधारा गया। 1922 का अधिनियम, ये अधिनियम भारत के कर इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके तहत पहली बार कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर और गत वर्ष प्रीवियस ईयर की अवधारणा को अलग किया गया, यानी पिछले वर्ष की आय पर अगले वर्ष टैक्स लगाने का नियम यहीं से शुरू हुआ। इसी अधिनियम के द्वारा एक विशिष्ट आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की गई। यह कानून स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक लागू रहा। 5. स्वतंत्रता के बाद आयकर अधिनियम 1961। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने समाजवादी और कल्याणकारी राज्य का मॉडल अपनाया। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए धन जुटाने और कर चोरी को रोकने के लिए पुराने कानून 1922 में बड़े बदलाव की जरूरत थी। सरकार ने लॉ कमीशन, विधि आयोग और प्रत्यक्ष कर जांच समिति त्यागी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक नया कानून तैयार किया, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया। इसे आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहा जाता है। ये अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हुआ। इस कानून में आय को 5 मुख्य शीर्षकों, हेड्स ऑफ इनकम में बांटा गया। 1. वेतन। 2. मकान संपत्ति से आय। 3. व्यापार या पेशे का लाभ। 4. पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स। और 5. अन्य स्रोतों से आय। आज भी भारत में इसी 1961 के अधिनियम के तहत ही आयकर वसूला जाता है। हालांकि हर साल वित्त अधिनियम, बजट फाइनेंस एक्ट के जरिए इसमें सैकड़ों संशोधन किए जाते हैं। 6. समकालीन सुधार, 21वीं सदी और वर्तमान स्वरूप। समय के साथ आयकर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। तकनीकी क्रांति, ई फाइलिंग। अब आयकर विवरणी, ITR दाखिल करने से लेकर टैक्स रिफंड तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। फेसलेस असेसमेंट करदाता और टैक्स अधिकारी के बीच भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल और अज्ञात अनोनिमस कर निर्धारण व्यवस्था लागू की गई है। नया टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स रेजीम, करदाताओं को राहत देने और कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए कम दरों वाली एक वैकल्पिक नई कर व्यवस्था भी शुरू की गई है। निष्कर्ष,
कौटिल्य के समय की पारंपरिक व्यवस्था से लेकर सन 1860 के जेम्स विल्सन के कानून और वर्तमान के डिजिटल युग तक भारत में आयकर विधान का इतिहास निरंतर सुधारों की कहानी है। आज का आयकर कानून केवल सरकार के लिए राजस्व जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि देश में आर्थिक असमानता को कम करने और राष्ट्र निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। सवाल: डिस्कस द पोजीशन एंड लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ अ डिसीज्ड। विधिक प्रतिनिधि की मृत व्यक्ति की देनदारियों के भुगतान के संबंध में दायित्व की विवेचना विस्तार से कीजिए। जवाब: भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 159 के अंतर्गत किसी मृत व्यक्ति डिसीज्ड पर्सन के कर दायित्वों के संबंध में उसके विधिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की स्थिति, अधिकारों और देनदारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कानूनन यह माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु से उसका टैक्स चुकाने का दायित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह दायित्व उसके उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि पर स्थानांतरित हो जाता है। विधिक प्रतिनिधि की स्थिति और दायित्वों की विवेचना निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। 1. विधिक प्रतिनिधि कौन है? हु इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? आयकर अधिनियम की धारा 2(29) के अनुसार विधिक प्रतिनिधि का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता CPC की धारा 2(11) में दिया गया है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कानूनन मृत व्यक्ति की संपत्ति एस्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी, लीगल एयर्स, वसीयत के निष्पादक, एग्जीक्यूटर्स और प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स शामिल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है या उसका प्रबंधन संभालता है तो वो भी विधिक प्रतिनिधि की श्रेणी में आता है। 2. विधिक प्रतिनिधि का कर दायित्व, लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। धारा 159(1) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका विधिक प्रतिनिधि उस समस्त कर, टैक्स, ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जिसका भुगतान करने के लिए मृत व्यक्ति यदि जीवित होता तो उत्तरदायी होता। दायित्व की सीमा, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, ये विधिक प्रतिनिधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी संरक्षण है। धारा 159(6) के तहत विधिक प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दायित्व, पर्सनल लायबिलिटी सीमित होता है। वह केवल उसी सीमा तक टैक्स चुकाने के लिए बाध्य है जिस सीमा तक मृत व्यक्ति की संपत्ति, एसेट्स, एस्टेट उसके हाथों में आती है या उसने प्राप्त की है। यदि मृत व्यक्ति अपने पीछे 5 लाख रुपए की संपत्ति छोड़ गया है लेकिन उसका टैक्स बकाया 7 लाख रुपए है तो विधिक प्रतिनिधि केवल 5 लाख रुपए तक का टैक्स चुकाने के लिए ही उत्तरदायी होगा। शेष 2 लाख रुपए के लिए उसकी अपनी निजी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता। 3. विधिक प्रतिनिधि की स्थिति और कर्तव्य, पोजीशन एंड ड्यूटीज। कानूनन विधिक प्रतिनिधि को मृत व्यक्ति के स्थान पर करदाता, डीम्ड असेसी मान लिया जाता है। उसके निम्नलिखित मुख्य कर्तव्य होते हैं। आयकर विवरणी ITR दाखिल करना। विधिक प्रतिनिधि को मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक अर्जित की गई आय का हिसाब लगाना होता है और उसके नाम से मृतक का रिटर्न ऑफ डिसीज्ड दाखिल करना होता है। अधूरी कार्यवाहियों को पूरा करना। यदि मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय आयकर विभाग की कोई जांच, नोटिस या असेसमेंट, कर निर्धारण की कार्यवाही लंबित थी तो वह बंद नहीं होती। विधिक प्रतिनिधि को उस कार्यवाही में भाग लेना पड़ता है और अधिकारी के सामने जवाब प्रस्तुत करना होता है। नया असेसमेंट। आयकर अधिकारी मृत व्यक्ति की आय के कर निर्धारण के लिए विधिक प्रतिनिधि को उसी प्रकार नोटिस, जैसे धारा 148 या 143(2) के तहत जारी कर सकता है जैसे वह जीवित व्यक्ति को करता। 4. व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने की परिस्थिति, when legal representative becomes personally liable। यद्यपि विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की संपत्ति तक सीमित होता है, लेकिन धारा 159(4) के तहत वो निम्नलिखित परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी, पर्सनली लायबल हो सकता है। यदि विधिक प्रतिनिधि के पास मृत व्यक्ति की संपत्ति आती है और वह आयकर विभाग के बकाये टैक्स का भुगतान करने से पहले ही उस संपत्ति को अन्य उत्तराधिकारियों में बांट देता है या बेचकर पैसा ठिकाने लगा देता है तो वह व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जितनी संपत्ति उसने टैक्स चुकाए बिना हस्तांतरित, झुका बांट की है, उतने मूल्य के बराबर टैक्स की वसूली अधिकारी उसकी निजी संपत्ति को बेचकर भी कर सकता है। निष्कर्ष। आयकर विधान में विधिक प्रतिनिधि की स्थिति एक ट्रस्टी या प्रबंधक जैसी होती है। कानून मृत व्यक्ति के टैक्स की वसूली के लिए विधिक प्रतिनिधि को माध्यम बनाता है, परंतु उस पर कोई अन्यायपूर्ण वित्तीय बोझ नहीं डालता। जब तक विधिक प्रतिनिधि ईमानदारी से मृतक की संपत्ति का उपयोग पहले सरकारी टैक्स चुकाने के लिए करता है, तब तक उसकी अपनी निजी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहती है।